नमस्कार दोस्तों। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज हम प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ और कितने प्रकार से हुआ और कैसे हुआ। ठीक है। बेसिक का मतलब है बिल्कुल शुरू से, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है विद्युत। जो प्रारंभ विद्युत हुई तो वो कैसे हुई, पहले अपने बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। किसकी भाई? इंट्रोडक्शन। पहले इसकी बात करते हैं, प्रारंभिक विद्युत की खोज कैसे हुई। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, वो ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है। इंट्रोडक्शन ये है कि जो विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसका उपयोग आजकल घरों में, आधुनिक कंप्यूटर में, अस्पताल में, कार्यशाला में, छोटे छोटे बड़े उद्योग हैं उनमें किया जाता है। विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। जो कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। और इसमें इस विद्युत के अंदर केबल्स, उत्पादन केंद्र से धारा को लाने में, जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में केबल्स का कार्य है। केबल में चालक तार होते हैं। चालक जो तार हैं वो इंसुलेशन पर आधारित है। जो कुछ चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। ये चालकता के आधार पर और प्रतिरोधकता के आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक है। केबल बनाने के लिए अपने बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी केबल है वो सब अपने पढ़ते हैं। ये तो बात होगी अपने इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि विद्युत है क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आपने नाम सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो है ये है क्या। बात करें पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन व किसका आवेश Q, इन दोनों का क्या है, समूह है। इन दोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को न तो जो विद्युत है उसे न तो इलेक्ट्रिसिटी को न तो अपने हाथ लगा के, मान लो ये वायर जा रही है, इसके अंदर ऐसे बता सकते हैं कि छू के कि इसमें करंट जा रहा है। अपने न तो छू सकते हैं उसको, और न तो नगन आंखों से देख सकते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, इसके उत्पन्न प्रभाव। मान लो यहाँ पे क्या लैंप जल रहा है। क्या जल रहा है भाई? लैंप जल रहा है। मान लो यहाँ पर कोई छत पर पंखा लटका था, ये पंखा चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रभावों को अपने क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वह कारक है जिसको न तो देखा जा सकता और न ही छुआ जा सकता। उसके उत्पन्न प्रभावों को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, जो किसका कारण है? इलेक्ट्रॉन और आवेश Q, इन दोनों का क्या है? प्रवाह है। अभी अपने जानेंगे कि यह प्रवाह कैसे किया जाएगा इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने प्रकार की है? इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है स्थिर विद्युत। क्या भाई? स्थिर विद्युत, जिसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और दूसरी है, एक नंबर तो ये हो गया, दो नंबर हो गया गतिशील विद्युत, जिसे बोलते हैं गतिशील विद्युत। क्या भाई? गतिशील विद्युत। ठीक है। तो अब अपने जानते हैं कि पहले, सबसे पहले स्थिर विद्युत होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अपने यहाँ देखते हैं कि पहला अपने जो स्थिर विद्युत है वो है क्या। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की। जो आप ये विद्युत जान रहे हो ना,
एक मिनट। जो आप ये विद्युत देख रहे हो, जो ये वाली स्थिर विद्युत है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की भाई थैलस नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की भाई? सर्वप्रथम किसने की? थैलस नामक वैज्ञानिक ने खोज की इसकी। और इसने क्या पाया? इसने पाया कि अगर किसी, ये यहाँ पे चित्र बना पड़ा है, इसे समझाऊंगा। अगर किसी स्थिर विद्युत में बता रहा हूँ, पहला नंबर बात है, अगर किसी बिल्ली की खाल को, किसकी खाल को भाई? बिल्ली की खाल को किसके साथ रगड़ा जाए? फौलाद या एम्बर, फौलाद या एम्बर, इनके साथ रगड़ा जाए। इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? बिल्ली की खाल से जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव आयन है, वो उठ के किस ओर चले जाते हैं? किस ओर चले जाते हैं भाई? एम्बर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव आयन चले गए, तो यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव की अधिकता हो गई। और इधर एम्बर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो ये क्या बन जाता है? जो एम्बर है वो तो बन जाता है नेगेटिव, इधर देखो ध्यान से इसमें। और जो बिल्ली की खाल है वो क्या बन जाती है? पॉजिटिव। तो इस प्रकार पहला उदाहरण तो ये है। दूसरा उदाहरण क्या है? जब किसी, यहाँ बता रहा हूँ, जब किसी रेशम कांच की छड़ को, किसको? कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा गया? कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा गया भाई? रेशम के साथ रगड़ा गया। तो कांच की छड़ क्या है? पहले पॉजिटिव है, पहले कांच की छड़ क्या है? पॉजिटिव है। और वहाँ से रेशम की तरफ क्या चला गया? रेशम क्या है? नेगेटिव है। जब कांच की छड़ पर मतलब दोनों को रगड़ा तो कांच की छड़ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और रेशम की छड़ क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है। तो इस प्रकार अपने इस विद्युत की खोज की। तो इस प्रकार विद्युत क्या हुई? पैदा हुई। एक जो चित्र दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो अपने स्टैटिक विद्युत का पता लगाने के लिए, जब तक इस स्टैटिक विद्युत का पता कैसे लगेगा? जब अपने मान लो बाल है, ये किसी व्यक्ति के बाल हैं, तो इस पर मान लो कंघी करते हैं ना ये, तो क्या होता है? बाल की कंघी क्या हो जाती है? घर्षण बल से क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और जब कोई छोटे छोटे टुकड़ों को, ये जो टुकड़े पड़े हैं ना, इसको कंघी के पास लाया जाता है, तो इस प्रकार ये क्या जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर घर्षण बल चलता रहेगा तब तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पैदा होती जाएगी। अगर घर्षण बल मतलब आपने समाप्त कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? वहाँ बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो इसके बाद आती है अपने गतिज विद्युत। गतिज विद्युत है वो क्या है? कि चालक को घुमाने पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए। तो चालक को घुमाने पर विद्युत बल पैदा हो जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है केबल और तारों से। तो इसका उपयोग हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अधिकतम करते हैं। किसका भाई? गतिज विद्युत, जिसे अपने बोलते हैं इंग्लिश में डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? अपने ये पढ़ते हैं अभी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो अभी मैंने बताया कि चालकों को घुमाने पर क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है भाई? ईएमएफ पैदा हो जाता है। वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के 5 प्रभाव हैं। कितने भाई? 5 प्रभाव हैं। पहला है जी, नंबर 1, तापीय प्रभाव। कौन सा? तापीय प्रभाव। इस प्रभाव में क्या दर्शाया जाता है? जब किसी कॉपर, जो मान लो अपने 2 छड़ लेते हैं तापीय प्रभाव में, कोई भी 2 चालक लेते हैं, जैसे मान लो आपने थर्मोकपल विधि पढ़ी होगी कभी,
दो अलग अलग प्रकार के चालक लिए जाते हैं और उनके बीच क्या जाता है, चालकों को आपस में संगम बिंदुओं पर गर्म किया जाता है। तो उसके सिरों पर क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है। ये प्रभाव है अपने जो नामक वैज्ञानिक है सीबेक। किसका प्रभाव है भाई, सीबेक नामक वैज्ञानिक का प्रभाव है। इस प्रभाव को हम किस विधि द्वारा मापे जाते हैं, थर्मोकपल। किससे भाई, थर्मोकपल विधि से क्या करते हैं, मापते हैं इस प्रभाव को। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रभाव की ओर। 2 नंबर है प्रकाशीय विद्युत। प्रकाशीय स्रोत द्वारा क्या करनी, विद्युत पैदा करनी। प्रकाशीय स्रोत से क्या करनी, विद्युत पैदा करनी। इससे क्या किया जा सकता है, जैसे आपने एक सेल का नाम सुना होगा, सोलर सेल। मान लो कि ये सूर्य है, मान लेते हैं कि ये क्या है, सूर्य है, और यहाँ पर अपने क्या लगाया है, ऐसे इस प्रकार क्या लगाई है, सोलर प्लेट्स लगाई है। क्या लगाई है भाई, यहाँ लगाई है आपने सोलर प्लेट्स। और जब इस सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस पर पड़ेगा तो सोलर प्लेट क्या होती है, ये प्रकाश, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और इससे क्या पैदा हो रही है, सोलर प्लेट से डायरेक्ट क्या पैदा हो रही है, डीसी करंट पैदा हो रहा है। तो इसे अपने क्या कहेंगे, प्रकाशीय विद्युत कहेंगे, जो नेक्स्ट अपने चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अपने याद करते हैं भी अपने किसके द्वारा, चुंबकीय विद्युत द्वारा। 3 नंबर है जो अपनी है चुंबकीय विधि। इस विधि के लिए फेराडे नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से ईएमएफ जनरेट किया था। तो इसमें क्या होता है, एक डीसी मोटर या डीसी का एसी का जनरेटर या डीसी का जनरेटर है, वो क्या करता है, इन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारा गुजारी जाती है और इसके बीच में क्या रखा जाता है, एक शॉर्ट सर्किट क्या रखा है, चालक रखा जाता है। तो इन दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने पर यह शॉर्ट सर्किट चालक क्या हो जाता है, घूमता है। तो यहाँ से क्या पैदा होती है, ईएमएफ। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी भाई, चुंबकीय विधि। ये कौन सी विधि हो जाएगी भाई, चुंबकीय विधि द्वारा। अब जो नेक्स्ट करेंगे अपने रासायनिक क्रिया द्वारा। 4 नंबर है जो, वो कौन सा प्रभाव है, रासायनिक क्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, सिलेंडर पात्र बोलते हैं, इसमें 2 छड़ें डाली जाएगी, एक छड़ पॉजिटिव होगी, एक क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इसमें कोई विलयन भरा जाएगा ये। ठीक है, इसमें से छड़ में से गुजारा जाएगा, तो इसमें क्या होगी, इस विलयन से रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या पैदा होगी, विद्युत पैदा होगी, जिसे अपने बोलेंगे डीसी विद्युत है। प्लस माइनस विद्युत कौन सी है, वो डीसी। तो ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा पैदा होती है। ठीक है, अब 5 नंबर अपने बोलते हैं गैस आयनीकरण। कौन सा भाई, गैस आयनीकरण। ये आपने ज़्यादातर देखा होगा, जो लैंप वगैरह हैं वो इस प्रभाव पर काम करते हैं। तो आपने जितना अभी पढ़ा है, अभी तक अपने पढ़ चुके हैं किसका, डायनेमिक है ना, जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या पढ़ चुके हैं, अपने प्रकार पढ़ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में अपने पढ़ेंगे वो होगा, अब अपने पढ़ेंगे भाई विद्युत संबंधी जो टर्म्स है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, टर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, जो समझ लेना। 1 नंबर बात करता हूँ मैं, आवेश। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना भाई। आवेश, सही चेंज करता हूँ 1 मिनट।
आवेश के बारे में मैं आपको बहुत ही गहन तरीके से समझाऊंगा। मान लो कि ये क्या है, चालक तार है। क्या है ये? चालक तार है। इसमें क्या पैदा होंगे? कोई भी चालक तार है उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। चाहे कोई भी चालक तार है उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ गई? आवेश क्या है? एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का क्या है? समूह है इन दोनों का, जिसे अपने क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। आवेश में पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने। अगर किसी चार्ज में समान आवेश न होने पर, मान लो एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या होगा? आकर्षण पैदा होगा। क्या पैदा होगा भाई? आकर्षण पैदा होगा। अगर दो मतलब इसको असमान मतलब बोल सकते हैं कि वी जातीय है। क्या है? वी जातीय। और जो अगर दो समान आवेश हों, जातीय हों, जिनका मतलब जो पॉजिटिव आवेश है, इधर भी पॉजिटिव आवेश है, और एक मान लो दोनों में से नेगेटिव हो कोई भी, तो इन अपने को क्या कहेंगे? रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा भाई? प्रतिकर्षण क्या है? बल पैदा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। आवेश के बारे में पढ़ लिया, अब करते हैं। पहले आवेश के बारे में सूत्र बताऊंगा आपको अभी। आवेश किसके बराबर होता है? क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। जहाँ क्यू आवेश है, एन संख्या है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक सूत्र होता है आवेश के बराबर। क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी। अगर धारा और समय का गुणनफल कर दिया जाए तो क्या पैदा होता है? आवेश पैदा होता है। आवेश का दूसरा मात्रक जो अपना बोल सकते हैं कि अन्य मात्रक क्या होता है? वो होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है भाई? एम्पियर सेकंड, क्योंकि ये आई धारा है और टी क्या है? समय, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। अब बात करते हैं करंट की, जिसे बोलते हैं धारा। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? धारा। ये क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर है। आवेश प्रवाह में एक बात आपने पहले पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन है वही आवेश जिनका प्रवाह हो रहा है एक चालक में, और अपने बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर क्या है? धारा है। तो अपने यहाँ से समझ सकते हैं ट्रिकली टाइप में कि क्यू बराबर क्या था? आई इंटू टी। और धारा का प्रतीक होता है आई। क्या होता है भाई? आई प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आई का मान ज्ञात करना है अपने। आई बराबर क्यू बाई क्यू बटे में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये किसके बराबर है? धारा के बराबर है। तो आपको समझ पड़ रहा होगा, ध्यान से इस लाइन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है इधर से। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक बार स्याही चेंज कर लेता हूँ लाल पेन से। क्यू है आवेश। क्या है? आवेश। और टी क्या है? दर है। दर मान की समय है। क्या है भाई? समय है। यही है टी। ठीक है, तो मैंने बोला है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की, ध्यान से देखना तीर चल रहा है जो, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये आवेश हो गया, ये इसकी आवेश प्रवाह हो रहा है किसके हिसाब से? दर के हिसाब से। और ये क्या कहला रही है? विद्युत धारा, जिसका अपने मात्रक बोलते हैं कि क्या है? जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर। और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर मापते हैं। और धारा के लिए मापने वाला मीटर कौन सा है? वो भी है एम्पियर। अब बात करते हैं धारा का अन्य मात्रक क्या है।
तो अपने अभी पढ़ा था क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, और आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी। धारा ज्ञात कर रहे हैं, क्यू बाई टी हो जाएगा। तो क्यू का मात्रक क्या था, कूलाम था, और टी का क्या था, सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है हरदम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। ये धारा का एक अन्य मात्रक है। एक परिभाषा और आती है कि धारा का एक अन्य मात्रक क्या है, दूसरा अन्य मात्रक। एक परिभाषा और आती है कि धारा का एक अन्य मात्रक क्या है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। धारा का एक अन्य मात्रक मतलब एक अन्य परिभाषा होती है, उसको बोलते हैं अपने आवेश के सिद्धांत से बोलते हैं। क्यू बराबर हो गया एन इंटू ई। मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या एन ज्ञात करना है कि संख्या कितनी गुजर रही है। इलेक्ट्रॉन है उसमें 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ लेना। फिर मानते हैं कि n इजिकल टू क्या हो रहा है, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो रहा है ना। तो अगर इसको आप भाग दोगे तो ये आएगा भाई लगभग 6.24 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। अपने संख्या ज्ञात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। अब परिभाषा बन जाती है कि किसी चालक में से अगर 1 सेकंड के अंदर प्रति सेकंड 6.24 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह हो जाए, मान लो कि ये चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, इतनी हो जाए कि 6.24 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो भी किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 1 एम्पियर के बराबर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, आवेश कर लिया, अब करते हैं अपने पदार्थ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई, पदार्थ। सिंपल सी परिभाषा है पदार्थ की बिल्कुल, जिसे अपने बोलते हैं कि मैटर है जो क्या है, जिसमें क्या हो, भार हो, क्या हो, प्रकृति का वह पदार्थ जिसमें भार हो और क्या हो, स्थान घेरता हो। क्या हो भाई, स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, क्या करता हो भाई, स्थान घेरता हो, ये कहलाता है पदार्थ अपनी भाषा में। अब इस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है वो अपने करते हैं अभी इस प्रकार। ये मान लो पदार्थ है, इसको मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाई ठोस, क्या है, ठोस। दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैसीय पदार्थ, गैस। ठीक है। ठोस द्रव गैस के बारे में आप ध्यान से समझना। ठोस क्या होता है, जिसमें बाहर हो, क्या हो, बाहर हो, और आयतन भी हो, आयतन हो, और क्या हो, वो क्या हो भाई, स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो। सही से समझ लेना। ठोस वह होता है जिसमें भार हो, आयतन हो, और क्या हो, स्थान घेरता हो। द्रव क्या होता है, बात कर लेती है अपने ठोस की। ठोस ईंट होगी, और ठोस कोई भी वस्तु हो सकती है, लोहा हो सकता है, उसका आयतन होता है कुछ न कुछ, उसका भार भी घेरता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बात द्रव की, ध्यान से समझना। जिसमें क्या हो, भार हो, आयतन हो। यहाँ एक बात बताता हूँ, आयतन और स्थान घेरता एक बात होगी। इसमें बोलते हैं अपने आकार हो, एक लाइन लिख लेते हैं, क्या, आकार हो। क्या हो भाई, आकार। आयतन और बताओ एक ही बात होगी, ठीक है। भार हो, आयतन हो, और इसका क्या है, आकार नहीं हो। क्या नहीं हो भाई, आकार नहीं हो, ये क्या कहलाता है, द्रव। द्रव ध्यान से सुनना, जिसमें भार हो, आयतन हो, परंतु कोई आकार नहीं हो। द्रव का आकार होता है क्या, मान लो कि अपने पास ये बोतल है, इसके अंदर पानी डाला
तो इसका कोई आकार तो पता नहीं, अपना टेढ़ा मेढ़ा द्रव होता है या नहीं। आयतन पता लग गया कि इस बोतल में इसने इतना स्थान घेरा है और इतना क्या है, इसमें बाहर है, इतने पानी है। अब बात करते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में बात करते हैं अपने। गैस में क्या होता है भाई, ओनली क्या होता है, बाहर होता है, न तो वो इसमें आयतन होता है, ना ही वो क्या होता है, आकार होता है। तो वह कौन सा पदार्थ है जिसमें बाहर होता है, केवल बाहर होता है, वो कौन सी होगी, गैस या पदार्थ हो जाएंगे। द्रव में क्या हो जाएगा, जिसमें बाहर हो और आयतन हो परंतु आकार न हो। ठोस में क्या हो जाएगा, जिसमें बाहर हो, आयतन और आकार दोनों हो। इसको अपने ध्यान से अगर समझेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने समझ आ जाएगा ये कैसे। अभी देखिए मैं मान लो कि ये एक अपने पास ईंट है, बड़ी सारी ईंट देखिए सबने, इसमें बाहर भी होता है कि ये 2 किलो की या 3 किलो की, और ये आयतन भी होता है, देखो आयतन इतना इसने घेरा है, ठीक है, मान लो स्थान घेरता है, वो आयतन कहते हैं उसे। और इसका आकार भी है, इसका आकार ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है इसका, जिसे अपने बोलते हैं खंगर। तो इस प्रकार के आकार होता है, वो क्या कहलाती है भाई, मतलब ठोस वस्तु कहलाती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने पदार्थ की। किसकी भाई, पदार्थ की। पदार्थ को समझाने के लिए मैं एक ईंट का रूप लूंगा। मान लो यह कि ईंट है अपने पास, इसको कैसे बनाया गया। सर्वप्रथम मान लो इधर देखते हैं अपने, एक पात्र में क्या किए, कण इकट्ठे किए रेत के, क्या इकट्ठे किए, रेत के कण किए। उसके अंदर क्या डाला गया, पानी डाला गया। फिर उसको क्या कर लिया, लुगदी बना ली, जिसे अपने बोलते हैं ना मिट्टी का गारा बना लिया वो। ठीक है, फिर उसके बाद अपने ये क्या बनी, अपने पास ईंट बनी। तो इसी प्रकार समझाने के लिए मैं आपको पदार्थ में जो कण है वो दर्शा रहा हूँ इससे। ये मान लो रेत के क्या है, कण है। ठीक, उसके बाद अपने मैं पीले कलर से जो दर्शा रहा हूँ वो अपने क्या बना ली, लुगदी बना ली। क्या बना ली भाई, इससे इन कणों को मिट्टी से मिलाकर क्या बना ली, लुगदी बना ली। ठीक है, इस प्रकार के मैं गोले दर्शा रहा हूँ, ये लुगदी मान लो। फिर उसके बाद अपने पास नीले कलर से जो दिख रहा है वो क्या बन गई, नीले कलर से दिख रहा है वो क्या बन गई, ईंट बन गई। ईंट का उदाहरण लिया आपने। अब तो ध्यान से समझना कि जो छोटे छोटे कण है ना, ये वाले जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो कण है इसको बोलूँगा मैं क्या, परमाणु। क्या बोलूँगा, परमाणु। ठीक, और जो ये पीले कलर से अपनी लुगदी बनाई है इसको बोलेंगे अपने क्या, अणु। क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे अपने अणु। क्या बोलेंगे भाई, अणु। और जो ईंट बनी है बाहर वाली सारी बड़ी सारी, उसे बोलेंगे क्या, पदार्थ। ठीक है, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी, मैं अनुमान लगाता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब बात करते हैं पदार्थ में परमाणु शब्द आया एक, क्या भाई, परमाणु, जिसे अपने बोलते हैं इंग्लिश में क्या, एटम। क्या बोलते हैं भाई, एटम बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रकृति का वह प्रत्येक अणु जो अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये बात बताऊंगा, प्रकृति का वह सूक्ष्म कण जो क्या होता है, अपने छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना होता है। सबसे छोटा कौन हो गया प्रकृति में, कौन सा हो गया, जो छोटा पूछे तो क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने किसकी ओर, अणु की ओर। परमाणु में थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, प्रकृति का वह पदार्थ या पदार्थ जिसका प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, जो ऊपर अभी पढ़ा है ये लिखता है परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है।
परंतु रासायनिक क्रियाओं से इसे क्या किया जा सकता है, पृथक अलग अलग भी किया जा सकता है। ये माइनस मान लो यहाँ है तो प्लस यहाँ है, इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अपने करते हैं बात अणु की। अणु पदार्थ का वह छोटा भाग है, अणु पदार्थ का वह छोटा सा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो। क्योंकि आपने एक ईंट बनाई थी उस टाइम, जो ये अपने ईंट कणों की एक लुगदी बनाई है ना, इसमें क्या होता है, सारा भाग छुपा होता है। तो ये बोल रहा है अणु एक प्रकृति का वह पदार्थ है जो पदार्थ प्रकृति का वह पदार्थ है जो वह पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है, छोटे से छोटा भाग है जिसमें क्या हो, पदार्थ के सभी अणु क्या हो, विद्यमान हो। और एक बात और कहता हूँ, अणुओं को किस में विभाजित किया जा सकता है, परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। अणुओं को क्या किस में किया जाता है, परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने ऊपर यूज किया एटम, क्या था भाई, परमाणु। एटम सबसे अच्छी चीज़ है और इसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक, परमाणु एक, मान लो आपके सामने ये बना पड़ा है, ये इधर, ये दिखाता हूँ मैं आपको। परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इस प्रकार एक प्लस पॉइंट जो मैं दर्शा रहा हूँ, ये क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक, जिसे अपने बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या अवस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन अवस्थित होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। यहाँ कौन कौन अवस्थित होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और कौन सा, एन। और ये दोनों किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, ये यहाँ समझा रहा हूँ। एक तो अंतराण्विक बंध, एक सहस्योजी बंध। इंग्लिश में बोले तो मतलब अंतराण्विक बंध हो गया, एक हो गया सहस्योजी बंध हो गया। ठीक है, और इसके बाद अपने नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मोलिक्यूलर फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिसे अपने बोला है अंतराण्विक या सहस्योजी बंध। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कि नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, अवस्थित होंगे। ठीक, इसके बाहर क्या होता है, मान लो ये मैं घेरा बना रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नामक का पदार्थ होता है, वो क्या है, इसमें विचरण लगता रहता है। क्या होता है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस रेखा चित्र को दोबारा ध्यान से समझना, ध्यान से आपको समझ आ रहा होगा। जो इसके अंदर बाहर लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि ये जो बाहरी कक्षा है वो तो है इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक के अंदर क्या क्या अवस्थित है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। और जो माइनस से दर्शाया जा रहा है, मान लो ये दर्शाया जा रहा, ये दर्शाया जा रहा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अपने एटम की तरफ चलते हैं, ये मान लो एक एटम है, इसमें जो प्लस पॉइंट है वो तो है प्रोटॉन, जो गहरा ये कलर दिखाया गया है ये क्या है, न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में ये कौन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अब सबसे पहले छोटी सी बात समझने वाली है कि प्रोटॉन होता क्या है, क्या भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में अवस्थित होने वाला कण है जिस पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव आवेश होता है। और इस पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 क्या होता है, कूलाम होता है। ये तो हो गया भाई प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन एक नाभिक के अंदर पाया जाने वाला कण है, प्रकृति का एक मूल कण है, जो किसी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार के समान परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन ऐसा तत्व है जो समान कणों से मिलकर बना होता है, जिस पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और आवेश होता कितना है, ये इतना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब बात कर लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है। क्या भाई, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है भाई इसका 1.67, ऊपर लिखता हूँ यहाँ
1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, लिखा आ सकता है कि 1.67 गुणा 10⁻31 kg। लिखा आ सकता है कि 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर मैंने kg लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ओनली ग्राम लिखा है। ये बात आप ध्यान से समझ लेना। ये था भाई प्रोटॉन। थोड़ा सा मैं स्लाइड को साफ कर रहा हूँ। ये हो गया भाई प्रोटॉन। अब बात आती है किसकी, न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन। यह भी एक परमाणु के नाभिक में अवस्थित होता है, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं होता। और ये विभिन्न मतलब परमाणु जो प्रकृति का, ये जो न्यूट्रॉन है वो भी एक प्रकृति का मूल कण है, जो क्या होता है किसी भी प्रकार के तत्व है ना, प्रोटॉन प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार के समान होते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो इसका द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, अगर आवेश न्यूट्रल है, मान लो आवेश नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है। लिखा सही नहीं है, बोल दिया मैंने, न्यूट्रल है। तो इस पर जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान है ना न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब करते हैं अपने बात इलेक्ट्रॉन की। किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन। इसी का खेल है सारा इलेक्ट्रॉन का। ये क्या होता है, यह भी एक क्या है, प्रकृति का एक मूल कण है, जो किसी भी प्रकार के तत्व जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार के समान होता है। ये परमाणु के बाहरी कक्षाओं में, जो कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऊर्जा कोष बोल सकते हैं, इसमें क्या है, विचरण करते हैं। और ये विचरण करते हैं दो गतियों से करते हैं। पहली तो होगी कक्षीय गति और दूसरी होगी भाई चक्रीय गति। क्या होगी, चक्रीय गति होगी। ठीक है, अब बात कर लें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है भाई ऋणात्मक आवेश। होता कितना है, लगभग प्रोटॉन के समान ही होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। बस बात इतनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 9.01 मान लेते हैं, गुना 10 की पावर किसके बराबर होता है भाई, 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻28 ग्राम। अगर यहाँ लिखा आ जाएगा -31 है तो वो किस में आ जाएगा भाई, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज मैंने जो समझाया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपको बिल्कुल समझ आएगा। और आप बताऊँगा कि इनकी खोज किसने की थी। सबसे बात पहली था, परमाणु की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी भाई, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु की खोज की थी। अब बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की एक सारणी के रूप में, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ईंट ट्रिक है ये, ईंट पग नाच। ई से है इलेक्ट्रॉन, टी से है इनके खोजकर्ता जे टॉमसन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे अपने हिंदी में लिखते हैं इसको क्या, जे थॉमसन। क्या है भाई, जे थॉमसन। पै से मतलब है प्रोटॉन और इनके खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। कौन है भाई, गोल्डस्टीन है इनके खोजकर्ता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने न्यूट्रॉन की ओर। एन से है न्यूट्रॉन और इनके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है भाई, जेम्स चैडविक है। कौन है भाई, जेम्स
चैडविक है, कौन है भाई? जेम्स चैडविक। ठीक है, इस प्रकार इनके खोजकर्ता हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो बनी हुई अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, और भी बच्चे क्या आप जैसा पढ़ सकें। और थ्योरी में सबसे ट्रिकली बेस के अंदर जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको क्या मिले, जल्द ही मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।